नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय असीम अनंता। कृपा है। हाय 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 अनंता। सभी भाइयों को नमस्कार। हाय हाय। यही तो एक दोस्तों हाय है कि जिस वजह से मैं आज भी मीटिंग में आता हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है। आप भाइयों का साथ सहयोग, फेलोशिप की मदद, परिवार की मदद है दोस्तों, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, यही वजह है आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हो दोस्तों, और एक यूजफुल और आनंदी जीवन की तरफ एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी के साथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऑनलाइन मीटिंग में आया था मैं। सबसे पहले तो इस ऑनलाइन मीटिंग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कोरोना के पैंडेमिक में मुझे ऑनलाइन मीटिंग मिली। और सबसे पहले मैं पॉइनर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। खास करके विजय भाई का, उन्होंने मुझे आज फोन करके बोला था कि आप 9:30 बजे आइए मीटिंग में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ईश्वर का आभारी हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर ये संगत नहीं होती तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता होता कि नहीं होता, ये भी नहीं पता। लेकिन आज इस संगत की वजह से जो एक एक दिन के हिसाब से जीवन में जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आज मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं। क्योंकि जब मैं अपने बचपन से अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ आज भी, तब समझ में आता है कि मैं तो अच्छा बंदा था, एक होशियार था, क्लास में पहला नंबर आता था, और किसी के साथ मेरी तू तो मैं कभी बहस नहीं होती थी। भले घर से फाइनेंशियल हमारा बहुत ही वीक था, लेकिन उसी परिस्थिति में मैं समाधानी था। तो अच्छा भी, सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। लेकिन जैसे 92 में हमारे घर में शराब आई, मेरे पापा ने पहली बार जब 92 में शराब पी, तो ऐसा कुछ कभी लगा नहीं कि इस शराब से हमको कोई दिक्कत होने वाली। क्योंकि समझ में आ रहा था कि चलो हर लोग थकने के बाद कोई खुशी में शराब पी लेते, तो मेरे पापा ने भी पी ली होंगी, ऐसा हमने सोचा। लेकिन उसके बाद दोस्तों उनकी शराब कभी कभार पीने वाले हफ्ते में 2-3 बार पीने लगे, फिर रोज शाम को पीने लगे, कभी दोपहर को भी पीने लगे। तो ये सब मैं कहीं तो भी देख रहा था, और उनका बिहेवियर था हमारे प्रति, मेरे भाइयों के प्रति, मेरी माँ के प्रति। समझ में आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आजू बाजू वाले लोग भी शराब पीते, उनके घर से तो कभी बर्तन फेंकने की या कुछ झगड़े की आवाज नहीं आती, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं तो भी एक थोड़ा सा मन में डिप्रेशन रहता था, कुछ चीजों में मन भी नहीं लगता था। मेरी माँ तो एकदम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, उसको कुछ याद भी नहीं रहता था, और कब का खाना कब, और कुछ भी मतलब उटपटांग चीजें उसके हाथ से होती थी। बहुत सारी गलतियां वो करती थी। और उसने मुझे बोला भी था कि अनंत, देख अपने घर में एक शराब का माहौल बन रहा है, तेरे दादाजी से लेकर पापा से लेकर सब लोग शराबी है, लेकिन तू तो भी अपने आप को संभालना, एक अच्छा होशियार। मेरे घर वालों का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरा भी खुद का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बड़ा होती चले गया, कॉलेज लाइफ में, और मेरे उस वक्त तो मेरी ट्यूशन भी नहीं थी, और वैसी परिस्थिति भी नहीं थी मेरी कि मैं कुछ हेल्प लेकर ऐसा कुछ करूं। लेकिन जितना भी मुझसे होता था तो मैं कुछ ना कुछ काम धंधे करता था। कभी पेपर बांटता था, कभी आइस पेट बेचा, कभी कपड़े की दुकान में काम किया, कभी स्टडी में काम किया। उसके बाद में जब मैं सेमी इंग्लिश में गया, तो उसके बाद मैंने मेडिकल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे मेडिकल फील्ड में एक जो इच्छाएं थी वो बढ़ने लग गई, और कहीं तो भी आगे जाकर मैं भी कुछ करूंगा, बनूंगा, ये सपना लेकर दोस्तों कॉलेज लाइफ शुरू हुई। लेकिन मेरी पीएमटी में मार्क्स कम आने की वजह से मेरा डॉक्टर के लिए नंबर नहीं लगा। उस दिन मेरे पापा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए, और उन्होंने लेकिन मुझे मारा भी था। तो कहीं गिल्ट थी, एक पापा के प्रति एक खुन्नस भी थी, क्योंकि जब तो मेरे पापा उस टाइम के बेसिक थे, और हमको वो घर में पढ़ाते थे और बहुत ज्यादा मारते भी थे। लेकिन आज उनके मार का जो परिणाम है, आज समझ में आता है दोस्तों कि माँ बाप मेरे लिए कितने जरूरी होते हैं। आज तो दोनों भी जीवित नहीं, आज उनकी कमी मेरे जीवन में हमेशा खलती रहेगी। आज उस ईश्वर के साथ साथ मैं अपने माँ बाप का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और मुझे दुनिया
में आने के बाद मुझे बोलना चलना उठना बैठना सिखाया, एक अच्छे संस्कार दिए। लेकिन दोस्तों, जो बोलते नहीं कि मैं एक बॉर्न अल्कोहलिक, तो उसी तरह से जो अट्रैक्शन मेरे मन मन में था, वो कहीं तो भी धीरे धीरे कॉलेज लाइफ में जब पहला गुट शराब का लिया, उसके बाद में वो मना मन में तो था ही। लेकिन फिर मैंने जब मेडिकल स्टोर शुरू किया, उसके बाद में ऐसा कभी थॉट नहीं आया। मैं पूरा टाइम बिजी रहने लग गया, दुकानदारी अच्छी चलने लग गई। और उतने में अचानक कैसे क्या मेरे थॉट्स बदलते गए कि पैसे का जो घमंड है, जो मैंने कभी उतना पैसा देखा नहीं था, तो पैसा देखने के बाद में नीयत पलटती है मेरी। उस तरह से मेरे साथ भी हुआ। तो मेरे विचार बदलने लग गए, एक ग्रैंडिसिटी आ गई कि वो जो मेरा अहंकार था तो उछल मारने लगा। और कहीं तो भी खुद को मैंने सब कुछ जो मेरा बचपन था मैं सारा भूल गया कि मैं किस परिस्थिति से ऊपर आ रहा हूँ और मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। ऐसा मेरे को बैग भी नहीं थी और मैं अपनी किताबें लेकर मैं अपने स्कूल में जाता था, वो सारे दिन मैं भूल गया। फिर तो भी दोस्तों फिर से एक MRO डॉक्टर लोगों के साथ में, केमिस्ट लोगों के साथ में फिर से हमने गेट टुगेदर मनाया और फिर से शराब का घूंट जीवन में आया। और कभी लगा भी नहीं कि एंजॉय करने के लिए हम लोग पीते हैं, कभी कभार पीते हैं तो मुझे भी इसकी डिपेंडेंसी होगी या मैं भी हैबिचुअल होऊंगा, या फिर इस तरह से मैं एडिक्ट हो जाऊंगा कि मेरी पूरी तरह से डिपेंडेंसी उस शराब की तरफ हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे मैं इस प्रवाह में आगे चलता गया, और समझ में नहीं आया मुझे कि मैं कब सुबह दोपहर शाम पीने लग गया। कभी खुशी में पीता था, कभी गम में पीता था, कभी एंजॉय के लिए पीता था, कभी लोगों को पिलाने के लिए पीता था, कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए पीता था कि मेरे पास कितना पैसा, आज मेरे पास पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ है। जो अनंता एक एक पैसे के लिए मोहताज रहता था, जिसको जब जब एक भूख के लिए 10 बार पैसे घर में मांगने पड़ते थे, आज उसके पास तो कितने सारे पैसे हैं। ये कहीं तो भी एक घमंड आ गया था दोस्तों। धीरे धीरे ये शराब बढ़ती गई, साथ में जो भी मेरे अंदर में कैरेक्टर डिफेक्ट छुपे थे, वो धीरे धीरे कहीं तो भी दोस्तों काम करना शुरू हो गया। और उसी के साथ में लड़ाई होनी शुरू हो गई। पापा भी अल्कोहलिक, मैं भी अल्कोहलिक, दोनों भाई बाहर पढ़ते थे। उन दोनों भाइयों का सारा खर्चा मैं करता था मेडिकल से। मुझे भी लगता था कि मेरे भाई ने कुछ बनना चाहिए। आज भगवान की दया से एक टीचर है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है। ये तो भी एक अच्छा माहौल था घर का भी, एक धार्मिक इसमें थे हम लोग। रोज शाम में मेरी माँ आरती बोलती थी, साथ में हम लोग बैठते थे। मेरे पापा जो तबला बजाते थे, बाद में मैंने हारमोनियम सीख लिया, घर पे ही सीख लिया, किसी ने मुझे नहीं सिखाया। तो हम चारों लोग बैठ के, और मेरा एक चचेरा भाई था, वो हम पांचों लोग बैठ के आरती पूजा सब कुछ होता था घर में। लेकिन धीरे 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 जैसे अल्कोहलिज्म पापा का बढ़ने लग गया, फिर सारी ये चीजें कम होती गई। और धीरे धीरे बिल्कुल ही मतलब हम लोग तहस महस होने लग गए। और मुझे भी कहीं तो भी एक गिल्ट होने लगी, एक गुस्सा होने लगा कि यार ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, मेरे घर में क्यों हो रहा है, और मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा हर दिन मतलब ये करना पड़ता है। तो ये सब होने के बाद में धीरे धीरे दुकानदारी में भी मेरा अच्छा था, डॉक्टर लोगों से मेरे रिलेशन अच्छे थे, हमारे लोगों से बहुत अच्छे से मैं मेंटेन करता था। अकेले से संभाला नहीं जाता था, तो 2-3 नौकर रख लिए दोस्तों दुकान में। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे गले में पैसे मतलब रखने के लिए जगह नहीं होती थी, और मेरे दुकान में 2 नौकर, मेरा भाई छुट्टियों में आता था, पापा गल्ले पे बैठते थे, मैं भी दुकानदारी संभालता था। इतना सारा सब कुछ ईश्वर ने दिया था। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के लिए था, क्योंकि जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ती गई, शराब के साथ में मेरा ये सब कुछ धीरे धीरे उसी में बह गया। और घर वालों को समझ में आ गया कि अभी ये अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, इसकी शादी कर देंगे। तो दोस्तों 6 में उस लड़की के साथ में शादी हुई, जिसके घर में शराब नाम की चीज का कभी जिक्र ही नहीं। मेरे जैसा जो बेवड़ा है, बहुत ही नौटंकी और बहुत ही होशियार होता है। मैंने भी उसको बोला कि कभी कभार लेता हूँ, ऐसा वैसा उसको झूठ झूठ बोलना शुरू किया। कभी पान खा के, कभी गुटखा खा के, कभी खाता खा के घर जाता। उसने कभी शराब की, कभी उसने मतलब ये नहीं लिया, स्मेल ही नहीं लिया। उसको शराब का स्मेल एक्चुअल होता कैसे है, उसको ये भी नहीं मालूम। उसके साथ में दोस्तों मेरी जिंदगानी की शुरुआत हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों में उसके समझ में आ गया कि ये
बहुत ज्यादा पीता है। शादी, हमारे एंगेजमेंट होने से पहले ही घर वालों को सबको पता लग गया था ससुराल में कि ये लड़का पीता है, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि शादी के बाद में सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, और मेरी ज्यादा शराब बढ़ती गई। बच्ची हो गई, एक प्यारी सी बच्ची जीवन में आ गई। वाइफ ने बोला, घर वाले ने बोला, ये बच्ची के लिए तो लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ज्यादा शराब पी रहा हूँ, क्योंकि मैं दुकान भी जाता था, दुकान में भी बैठता था, तो सब कुछ मेरा सही चल रहा था, ऐसा मुझे खुद को लग रहा था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब शराब के साथ में मैं पॉलिटिक्स में घुसा, पॉलिटिक्स जो मेरे लिए नई बनी थी, उसमें मैंने जब एंट्री मारी तो सब मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके पॉलिटिक्स में जो जो लोग मिले, उनके साथ में घूमना फिरना, पार्टियां करना, ढाबे पे खाना खाना, शराब पीना, ये सब भी शुरू हो गया। दुकान की तरफ ध्यान हटता गया। और उसके बाद में मुझे जुए का भी शौक लगा, और दोपहर के टाइम में मैं जुए खेलने बैठ जाता था, कभी कभार शाम को, कभी रात को। सारा पैसा मैं जुए में ये करने लग गया, और धीरे धीरे मेरी घर में और अशांति बढ़ने लग गई। मेरी माँ चली गई अटैक में, हार्ट अटैक आ गया उसको, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो हार्ट अटैक से चली गई। उसके बाद में मेरे पापा ने और ज्यादा शराब पीना शुरू कर लिया, कि उनको लगा कि मेरा जो एक सहारा था वो सहारा चले गया। क्योंकि अक्सर हम दोनों भी जब शराब पी के रहते तो हम अक्सर एक दूसरे से झगड़ते थे, मारपीट करते थे। मतलब जिस पापा ने मुझे इतना पढ़ा लिखा लिखा कर बड़ा किया, मेरे लिए जो सेक्रीफाइस किए, सारी चीजें मैं शराब के नशे में शैतान होकर भूल जाता था, और उनके हाथ उठाए मैंने कितने तो बार तो। उनके साथ में उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, एक दोस्त की तरह मुझे संभाला, और मुझे हमेशा बोलते थे कि तुझे पीना है तो पी, घर में लाके पी, बाकी चार लोगों में तमाशे मत बना, और तमाशे मत कर, अभी तेरी शादी हो गई, सब कुछ अच्छा है तेरा, आज तू एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन गया है, आज तुझे वो सब कुछ अपने बलबूते पे करना है, कब तक तेरा बाप तेरे साथ में रहेगा। मुझे ऐसा भी बोलते थे। मैंने मेरे पापा के साथ में कम से कम 80 से लेकर 100 बार तक शराब पी है उनके साथ। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि तू मत पी, तुझे पीना है तो पी, लेकिन तू अपने ढंग में रहे, एक इंसान की तरह इंसान बना रहे, इंसान की तरह जीना। मेरे पापा भी शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे, मरते दम तक उन्होंने शराब पी, लेकिन वो कभी कहीं गिरे नहीं, कहीं पड़े नहीं, उनको कभी भी घर में चार लोगों ने लाके नहीं छुआ। लेकिन मेरे साथ में जो हो रहा था कि मैं इस तरह से खुद को ज्यादा ग्रैंडोसिटी में खुद को ढालने लग गया, और उसके साथ में धीरे धीरे दोस्तों मेरे जो गुणदोष थे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ मैंने LIC या मेरी जो VC थी, सब कुछ मैंने विड्रॉल करके पैसे उड़ाना शुरू कर दिया। आज के टाइम में ऐसा आ गया कि मतलब दुकान में व्यापारियों को देने के पैसे नहीं रहते, तो उनको शराब पिला के मैं वापस भेजता था। दुकान में स्टॉक नहीं रहता था, उसकी वजह से डॉक्टर लोग भी चिल्लाते थे, और गुस्सा आता था मुझे, और शराब पीने जाता था मैं। और दुकान की तरफ सारा ध्यान मेरा पूरी तरह से हट गया, और एक दिन दोस्तों मुझे दुकानदारी मेरी पूरी तरह से बंद करनी पड़ी। उसके बाद में एक जो मेरा इनकम सोर्स था पूरी तरह से बंद हो गया, और वो करता तो क्या करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि एक कुछ काम धाम कर, जो उधारी थी मेरी दुकान की 2-3 लाख रुपए, वो वसूल करने के चक्कर में बस वही पैसे से मैं शराब पीने लग गया। इसको उसको फिर 50 कोई देता था, कोई 100 देता था। बुक तो मेरे पास था नहीं उधारी का, बस ठीक है आपके हो गए। ऐसा बोलते बोलते मेरे सब कब पैसे वसूल हो गए, कितने वो वसूल हो गए मुझे ये भी नहीं पता, आज तक के नहीं मुझे वो फिगर आउट हुआ कि कितना मैंने वसूली किया और कितना मैंने उड़ाया। तो जितने बियर बार में मेरी उधारी थी, मेरे गांव में 5 बियर बार और 2 देशी भट्टी की दुकानें थी, देशी दारू। देशी दारू तो नहीं पीता था दोस्तों उस टाइम पे, लेकिन लास्ट लास्ट मोमेंट में जब मैं चंद्रपुर में आया काम की खोज में, वहां फिर सोचा मैंने कि नहीं, मेरा सब कुछ तो चले गया, अभी शराब नहीं पीना। भगवान की दया से अच्छी कंपनी में पहला ही जॉब लगा, गुजरात में जाके ट्रेनिंग करके आया, और वो ट्रेनिंग में भी मैं फर्स्ट आया। और बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी यार, अभी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने 2-3 महीने तक अपने आप को संभाला, और शराब नहीं पिया बिल्कुल। मेरी वाइफ से मेरी हर दिन बात होती थी, क्योंकि मैं अकेला चंद्रपुर आया था, फैमिली मेरी वही थी। उसके बाद में जब चंद्रपुर में आया 2-3 महीने के बाद, वो एक अचानक से एक छोटा सा थॉट आया मन में कि यार 3-4 महीने हो गया अनंत ने अभी पिया नहीं है, शरीर भी अच्छा हो गया है, अभी अच्छी तरह से तू जॉब भी कर रहा है, अभी सेटल होने के तू मार्ग पर है। दोस्तों उस दिन मैंने शराब को छू लिया फिर से।
और फिर से मेरी हालत, मतलब उस तरह से तो नहीं पी रहा था मैं, ड्यूटी पानी अच्छी तरह से कर रहा था, लेकिन फिर भी शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी मुझे फिजिकल। तो फिर कुछ दिन के बाद वाइफ को बुला लिया, वाइफ के साथ रहने लग गया। उसके बाद में वाइफ को समझ में आ गया कि अब इसके लिए तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये जो बड़ी मुश्किल से इसको नौकरी मिली ये भी जाएंगी तो हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे। तो उसने दवाई मेरे शराब पीपन में डालना शुरू कर दिया। उससे मुझे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते थे, क्योंकि मैं एक खुद फार्मासिस्ट होने के वजह मुझे सब कुछ नॉलेज था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे वो सच में मेरी दवाई खाने में दे रहे करके। लेकिन वो रिएक्शन से मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा था, तो मैं कभी बियर लेने की कोशिश करता था, कभी कुछ लेता था, लेकिन वो रिएक्शन जाता ही नहीं था। जैसे ही मेरे पेट में जाती थी वो शराब, तो मेरे अंदर में जो भी बदलाव होने थे वो होते थे। और मुझे मतलब अटैक आएगा अभी, मतलब बहुत सारी बर्निंग मिचुरेशन होती थी, उल्टियाँ होती थी, और लैट्रिन्स होती थी। ये सब सारी दिक्कतें मुझे होने लगी, सांस लेने में दिक्कतें होती थी, शरीर लाल लाल हो जाता था, आंखें पूरी लाल भड़क हो जाती थी। और मेरी वाइफ ने मेरे लिए शुरू किया लिया कर लिया कि अभी इसको कुछ भी हो जाए, इसको शराब से दूर करना। कुछ दिनों तक दोस्तों ऐसा ही शुरू हुआ, लेकिन बाद में मुझे भी समझ में आया। हम लोग मंदिर जाते थे, दरगाह में जाते थे, धागे दोरे करते थे, सब कुछ किया मैंने। तो फिर एक दिन ऐसे ही मेरे समझ में आया कि नहीं यार, अभी बहुत हो गया, अनंत, तुझे रुकना चाहिए। एक दरगाह पे गए, फिर वहां से बाबा ने कुछ बोला, नींबू उम्बू दिए। उसके बाद मंदिर गए। उसके बाद में फिर सोचा मैंने कि नहीं। उसके बाद मैं दोस्तों करीब करीब 3 साल 2 महीने तक शराब से दूर था। उसी टाइम में चंद्रपुर में हम तीनों भाई ने मिलकर प्लाट भी ले लिया। 2 प्लाट थे, एक मेरा प्लाट चले गया, और एक प्लाट है, अभी भी है। तो उसके बाद में अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नहीं मालूम था, ना रिहैब सेंटर पता था, ना कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरी वाइफ का एक ही कहना था कि बस तुम अच्छी तरह से जिंदगी जियो, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। इसी तरह से जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से भगवान की दया से चल रही थी आगे। और न जाने किसकी नजर लगी, ऐसा बोलते हैं, एक कहावत है। एक दोस्त जो मेरे साथ में मेरी कंपनी में मेरा कलीग था, उसका भी शराबीपन में बहुत सारा नुकसान हुआ था। उसकी भी वाइफ छोड़ के चली गई थी। तो उसके साथ में उसने मुझे फोन किया, तो उसके पास गया मैं, तो वो पीके ही था, और साथ में कुछ बॉटल भी उसने कैरी की थी। उसको बोला तू अभी गाड़ी चलाने के इसमें नहीं है, तू मेरी गाड़ी पे बैठ, अब बाहर कहीं तो भी जाके आराम से बात करते। हम लोग चंद्रपुर से दूर बाहर निकले दोस्तों, घूस रोड पे। वहाँ पे एक माड़ा कॉलोनी का काम शुरू था। वहाँ पे जाके एक पेड़ के नीचे में रोड के साइड में बैठ गया। और वो ऐसे रोते रोते अपनी बात बता रहा था, और उसने बॉटल खोली, 2 पैग बनाए, चखना वकना सब कुछ साथ में था। और मुझे उसने फोर्स किया, अगर तू नहीं पिएगा तो मैं अभी गाड़ी के नीचे आके अपनी जान दे दूंगा। मैं बोला यार भाई देख विशाल, अभी मुझे 3 साल हो गए, अभी मैं नहीं पी सकता, तू पी ले। तो फिर भी वो नहीं मान रहा था। 2 बार उठ के उसने गाड़ी के सामने में आने की, वो शराब के नशे में धुत था, मुझे डर लगा। मैंने बोला यार चल, एक पैक पीने से मेरा क्या होने वाला है। तो उसने 90 अपने इसमें डाली, और मैंने एक पैक अपने इसमें डाल दिया। और 90 पीने के बाद में वो दोस्तों वापिस हो गया। वापस होने के बाद में मैं डर गया, अभी इसको घर कैसे लेके जाओ, मेरे से ऊंचा पूरा, हट्टा कट्टा, अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। तो मैंने वो पैक मार लिया, और जो स्मॉल बचा था वो भी मार लिया। उसके भाई को फोन किया, वो बोले अनंत भैया आप इधर कैसे हो, आप तो शराब पीते नहीं और इसके साथ में कैसे चक्कर में आ गए। मैंने भैया बोला ऐसी ऐसी बात होगी, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसके साथ में आ गया। मतलब उसको सहारा देने के लिए आया, और मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसके बाद में 90 भी पी ली। और बाद में धीरे धीरे ये, वो तो आज इस दुनिया में जीवित नहीं है, वो भगवान के घर चले गया। लेकिन उसके साथ में जो मैंने लिया हुआ जो शराब का घूंट, मुझे इस कदर बर्बाद करके छोड़ दिया कि आखिरी मोमेंट में जब मेरी नौकरी चली गई है, मेरे पास खाने के लाने पड़ गए थे, क्योंकि मैं चंद्रपुर में रूम में रेंट लेकर रूम में रहता था। बच्ची की स्कूल शुरू हो गई थी, उसका ट्यूशन फीस, उसका स्कूल की फीस, उसकी ऑटो का खर्चा जो भी था, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं बचा था। और मेरी घर वालों ने भी सोच लिया, ससुराल वालों ने मीटिंग बिठाई और बोले कि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, अपने गाँव चले जाओ। और मेरा भाई भी था, मेरे पापा भी थे। और उन्होंने बोला कि अब घर में वापस आ, हम इसको रख लेंगे, एक रूम देंगे।
घर में गया दोस्तों, लेकिन उन्होंने मेरा सामान नहीं रखा, लेकिन बूंदाबूंदी बारिश शुरू थी। तो झगड़ा भी हुआ, मैं भी शराब पी के था, मेरे पापा भी शराब पी के थे। बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आपको कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला। टंटा मुक्ति वाले को बुलाया, पुलिस वाले को भी बुलाया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में मेरे चचेरे भाई के क्वार्टर में मैं जाके रहने लग गया। तो वहां जाने के बाद मेरे वाइफ ने मुझे एक ही वर्ड बोला कि देख, तुम्हारी दोबारा शराब पीने की वजह से हम हमारे ऊपर में ये नौबत आ गई है। तुम इतनी अच्छी कंपनी में काम करते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस सब कुछ चले गया है। मैंने भी ठान लिया दोस्तों, अभी इसके बाद कभी नहीं पीऊंगा। तो कुछ सामान मैंने इधर उधर शिफ्ट कर लिया, दोस्तों के रूम में, भाई के रूम में। उसके बाद में 15-20 दिन के बाद मुझे मेडिकल स्टोर में, विजय मेडिकल करके है हमारे यहाँ पर, मेरे गांव से 8-10 किलोमीटर पे है। तो भैया ने मुझे जॉब दिया फार्मासिस्ट का, और मैं वहाँ पे अच्छी तरह से ड्यूटी कर। और वैसे ही फिर से ख्याल आ गया 2-3 महीने के बाद, मुझे रूम भी मिल गई, सामान शिफ्ट कर लिया, सब कुछ भगवान की दया से फिर से अच्छा हुआ, हरियाली मुझे दिखने लग गई। और फिर से मैं दोस्तों वही शराब के पहले घुट में फंस गया। और मेरी वाइफ तब बहुत ही एकदम ज्यादा डिप्रेस हो गई कि ये बंदा तो कभी सुधरने वाला है नहीं। बहुत ही हताश निराश, उसके पास भी सिलाई मशीन थी। वो 50-100 रुपये अपनी सिलाई मशीन के कुछ दिन में कमाती थी। और वही दुकानदार जिसका मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वो दुकान का फार्मासिस्ट होने के साथ साथ मैं दुकान का सारा ऑर्डर्स, दुकान के सारे बिल्स, दुकान की सारी मैं मैनेजमेंट देखता था। और उसको मेरे ऊपर बहुत भरोसा। लेकिन इस शराब ने दोस्तों भरोसा धीरे धीरे तोड़ दिया। और उन्होंने मुझे 2 बार 3 बार लास्ट टाइम मुझे उन्होंने दुकान से, फिर उसके बाद क्या करूँ, कुछ दिमाग काम नहीं करता था। शराब नहीं पिया तो शरीर में इतना वाइब्रेशन होते थे कि बात नहीं कर सकता था, हाथ में पेन भी नहीं पकड़ सकता था, इतनी खराब कंडीशन में आ गया था। वाइफ मेरे को बोलती थी हमेशा कि आप शराब मत पियो, मैं जो कमा रही हूँ आपको एक ना एक दिन जॉब जरूर लगेगा, हमारा भी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं इतना गिल्ट में जाता था कि मैंने अपने पैर खुद कुल्हाड़ी मार ली। और वही गिल्ट में और ज्यादा कभी गुस्से में शराब पीता था। और कई कुछ काम धाम नहीं होने की वजह से किसी का भी काम करने लग गया। किसी को शराब की बोतल ला के देना, किसी को खर्रा ला के देना, किसी को सिगरेट ला के देना, उसी उनके साथ बैठ के रहना, दिन भर टाइम पास करना, वो जो पिलाते हैं वो पी लेना, जो खिलाते हैं वो खा लेना, बस यही चल रहा था। कुछ ऐसा ही चला कुछ महीने। तो उसके बाद में मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रही थी, हमारा दिन भर घर में मतलब बहुत ज्यादा तू तू मैं होने लग गई। वो भी बहुत परेशान रहने लगी, उसकी भी कंडीशन मेरे माँ की जैसी होने लगी। मुझे एहसास तो हो रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी मैं शराब को छोड़ नहीं पा रहा था। मुझे इच्छा होती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से छोड़ू, कैसे छोड़ू। मैं तो कभी 10 दिन नहीं पी रहा हूँ, कभी महीना भर नहीं पी रहा हूँ। फिर मेरे साथ में शराब पी, मैं अच्छी तरह से भी नहीं पी रहा हूँ। मेरी वाइफ ने भी बोला था कि घर पे ला के पियो। उसने मुझे खुद पैसे दिए थे, मैंने बम्पर लाया था घर पे, बम्पर ला के वो मुझे खुद पैक बना के देती थी। लेकिन दोस्तों वो कुछ दिनों तक चला। जिस दिन मैं बाहर से शराब पी के आया, उस दिन हमारा फिर से घर में झगड़ा हो गया। तो धीरे धीरे दोस्तों ऐसे चलते चलते वो एकदम थक गई, एकदम हताश हो गई, एकदम टूट सी गई वो। और एक दिन उसने, उसके घर में महालक्ष्मी की पूजा होती थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उसको भेजने के लिए। एक दोस्त को रिक्वेस्ट करके उसने मेरे अकाउंट पे पैसे डाले। तो मैंने पैसे निकाल के उसको टिकट करके दिया, और कुछ पैसे उसने मुझे भी दिए, और उसको चली गई। वो दिन था 18 सितंबर 2018। तो उसके बाद में 4-5 दिन के बाद मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो उसने बोला कि अभी आपने कुछ रखा ही नहीं है वापस आने के लिए, वो रोने लगी फोन पे। उसके बाद मेरे ससुर जी ने फोन लिया और मुझे बोला कि भाई आपको हमने बहुत चांस दिए, लेकिन आप कभी सुधरने वाले नहीं, क्योंकि ये शराब आपके रोम रोम में बसी है। जिससे बाप, जैसा बाप है वैसा बेटा है। उसके बाद में दोस्तों हमारा कांटेक्ट धीरे धीरे कम होता गया, और वही रिजेंटमेंट, वही गिल्ट, वही उनकी यादों में रोना, और इधर उधर भटकना, रोना। और उसके बाद में मैंने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ इनकम सोर्स नहीं था, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। वही सामान बेच के मैंने पलंग, फ्रिज, सिलाई मशीन, सब कुछ बेचकर मैं अपने दिन निकाल के, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था कि नहीं,
ये पैसे से मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन कुछ भी मैनेज नहीं हुआ। हमेशा मैं मैनेज करने की कोशिश करता गया, लेकिन कुछ भी मैनेज नहीं हुआ। और उसके बाद में वाइफ छोड़ के चले जाने के बाद में अक्सर मैं शराब, देसी दारू, कोई भी मिली वो जो दारू पीता था, रोड पे पड़ा रहता था। और मेरे दोस्त लोग मुझे मेरे रूम में लाके पटक देते थे। तो पिताजी कहीं तो भी एक घर से डब्बा लाके मेरे दरवाजे की कड़ी में लटका के रखते थे कि जब इसको होश आएगा तो ये खा लेगा, कम से कम मरेगा तो नहीं, जिंदा रहेगा। लेकिन दोस्तों होश में नहीं आता था, सुबह एकदम होश में आना, फिर वही शराब की क्रेविंग, फिर कैसे तो भी लगना, सर भारी होना, ये सब सारा मेरे साथ में होता गया। और सब मेरे घर वाले ने देख लिया कि अभी ये मरने वाला है। उसके बाद में मेरे नागपुर वाला भाई भी आ गया वापस मुझे मिलने के लिए। और मेरा जो टीचर भाई है वो भी आया मेरे रूम पे। तेरे को सही में शराब छोड़नी है क्या? बोला हाँ छोड़नी है यार, मुझे अच्छा जीवन जीना है। तो बोले तू रिहैब सेंटर में जाएगा क्या? मैं बोला हाँ जाऊंगा। तो तेरे को बोले, उन्होंने मुझे 1,000 रुपये दिए, ये 1,000 रुपये की तेरे को आज जितनी शराब पीना है तो पी ले बोले, और कल से तुझे हम वहाँ लेके जाएंगे बोले। मैं एग्री हो गया और दूसरे दिन मैं वहाँ पे चले भी गया। दूसरे दिन भी मैंने एक पवा मारा था देसी का, और उस भाई के साथ में चले गया, वो एडमिट हो गया। 40 दिन मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, और बाकी अच्छी खासी हालत में सुधार में आ गई थी। और वहाँ पे भी डिसीज चेहरे होता था, वन डे एट ए टाइम बोला जाता था। लेकिन इतना कुछ खास मैंने बातों के तब मैंने ध्यान नहीं दिया। बस मैं अपनी फिजिक दे रहा था कि मुझे अच्छा होना है। मेरे हाथ पैर हिलना बंद हो गए, अभी मैं अच्छे से, मेरा खाना भी बढ़ गया है, अभी मेरा कुछ भी टेंशन नहीं। तो ये सब बातें लेकर रियाब से बाहर आया, मेरा भाई मुझे लेने आया। और उसके बाद में मेरे भाई ने रिक्वेस्ट करके मुझे वही मेडिकल स्टोर में फिर से जॉब दिला दी, और मेरा फिर से नई इनिंग शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगता था 2-3 महीना सोबर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन हमको बोला जाता है इस मीटिंग में आने के बाद कि पुराने दोस्तों के साथ में और वो जगह पे मत जाओ, लेकिन मैं उसी जगह पे जाता था और उन्हीं दोस्तों के साथ मैं रहता था। तो एक दिन दोस्तों के साथ में दोस्तों शराब पी ली मैंने। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता था, वापसी में आते आते शराब पी ली और घर पे चले गया। मैं तब मेरे घर से मुझे डब्बा आता था, मैं बाकायदा मेरे भाई के घर में, पापा के घर में जाके खाना खाता था, डब्बा लेके मैं अपने जॉब पे जाता था। लेकिन दोस्तों उस दिन मेरे पापा ने मुझे सुबह सुबह रंगे हाथ पकड़ लिया, शराब पी के आया। उसके बाद में बहुत झगड़ा हो गया। वैसे ही मैं डब्बा नहीं लेते हुए नहा के सीधा दुकान गया। फिर से मेरे मालक को स्मेल गई। उसने बोला कि तू साले कुत्ते कभी सुधरने वाला नहीं है, तेरे भाई ने रिक्वेस्ट किया और तेरा काम अच्छा है, बस तेरी दारू खराब है, तो हम लोग तुझे नहीं रख सकते अभी। तो उन्होंने मुझे फिर से निकाल दिया दोस्तों। कैसे भटकते भटकते चंद्रपुर शहर में आया। चंद्रपुर शहर में मुझे एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर में जॉब मिला, चांडक मेडिकल जो चंद्रपुर में बहुत ही एक फेमस मेडिकल है, जिनकी 6 ब्रांच है वहाँ पर। भगवान की दया से मेरे भाई ने मुझे रूम करके दी, मुझे वहाँ पे मेस लगा के दी, और मैं अच्छी तरह से जॉब करता करके उसको प्रॉमिस करके मेरा भाई चले गया। 1-1.5 महीने तक मैंने अच्छा जॉब किया, और वैसे ही फिर से एक शादी में गया। फिर वहाँ पे शराब शुरू हो गई। 4 दिन तक दुकान ही गया नहीं। मैनेजर के और मालक के फोन आने लगे, मैंने कुछ भी बहाना करके तबीयत ठीक नहीं ऐसा करके उनसे बोला। फिर 4 दिन के बाद गया, उन्होंने कुछ वार्निंग देके मुझे बोला कि देखो अनंता जी, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद में दोस्तों 2-3 महीना और अच्छी तरह से काम किया। लेकिन फिर ये मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, जो डिफेक्टिव पर्सनैलिटी, यही मुझे कहीं तो भी मतलब अपने आप को संवारने का मौका नहीं दे रही थी। क्योंकि लैक ऑफ पावर इज अवर डायलेमा, ये मीटिंग में आने के बाद मुझे समझ में आया दोस्तों। मुझ में इच्छा तो रहती थी शराब से दूर होने की, अच्छा रहने की, लेकिन वो शक्ति की कमी थी जो मेरी सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई। उसके बाद में दोस्तों वो भी जॉब चले गया। फिर उसके बाद घर मकान मालिक ने मेरे भाई को फोन करके बोला कि तुम्हारा भाई और शराब पीने लग गया। मेरे भाई ने सीधा बोल दिया, अब ये मर गया तो भी परवाह नहीं, अब इसके लिए मैं नहीं आऊँ। सही में दोस्तों, मेरा कोई भी भाई, मेरे पापा मेरे साथ में थे। मैं ऐसे ही फिर उसके बाद दर दर भटकता रह गया। मैं बोला अभी जियो तो कैसे जिऊं? बाजू में एक मंदिर था, वो हनुमान मंदिर में सोना, और पांडुलिपि पे खड़ा घुटना। वो भी मेरा जो मालक था, वो मुझे सुबह नाश्ता खिला देता था, दिन भर पानी भरना, खर्रे घोटना, बस यही काम था। और शाम को 100 रुपये देता था, बोले 50 का खाना खा लेना और 50 का तेरे लिए 90। मैं दोस्तों वो 40 रुपए की 90 आती थी, 80 रुपए की 2 90 पी लेता था, और 10 रुपए का 20 रुपए का मैं तेरे साथ में आने आऊंगा। तो फिर मैं उसके साथ गया, तो उसने अपने भाई के पास लेके गया। उसने भाई ने अपना अनुभव मुझे बताया कि देख अनंता, तुझे शराब छोड़नी है तो मेरे साथ चल। तो दोस्तों उनके साथ में मैं इस वनी शहर में मंदिर में आया।
मंदिर में, एक खेत में उनके साथ रहने लग गया। 2-3 महीना निकला, फिर मैं वहां से भाग गया, क्योंकि वहाँ पे कोई रिहाब सेंटर नहीं था। वो मुझे बोल रहे थे कि रिहाब में जाएंगे, ऐसा करके वैसा करके। मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे। 2-3 महीने तो मैंने गुजार लिया, खेत में बैल को चराना, फूल तोड़ना, सब्जी की खेती थी, सब्जी तोड़ना, ये सब कामें करते तो काम मेरे शुरू हो गए। लेकिन मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, मैंने जिंदगी में कभी वो काम नहीं किया था। और लेकिन फिर मैं वहां से भाग गया, और भागते भागते और कहाँ जाऊँ, तो फिर नागपुर गया मेरे भाई के पास। उसने भी मुझे रात को 10:30-11 बजे उसके घर में पहुंचा। उसने मुझे घर में रखा, ये बहुत बड़ी कृपा थी उसकी। और 1 महीने तक उसने मुझे अपने घर में रखा और बोला कि इसके बाद देख। उसने मुझे सब कुछ खरीद के दिया, नए कपड़े दिए, जूता दिया, चप्पल दिया, एक मोबाइल भी खरीद के दिया, सब कुछ दिया उसने मुझे। और बोला कि अब इसके बाद में सुधर जा भाई, आज तेरे लिए आखिरी चांस है। जैसे दोस्तों मैं वहां से 1 महीने के बाद निकला, और एक हल्का सा विचार आया, बस स्टैंड पे आया मैं। और एक दोस्त मिला मुझे, मार्केटिंग वाला पुराना। वो बोला कि अनंत भाई इधर कहाँ हो? मैं बोला भाई के पास आया था, अभी चंद्रपुर जा रहा हूँ जॉब के लिए। तो वहां जाने के बाद उसके साथ में हमने एक एक पैक मार लिए। और मुझे एक पैक से नहीं होता था, आज समझ में आता है। फिर मैंने बोला भाई ने पैसे दिए, उसके मेहनत के पैसे, तो अपन इंग्लिश दारू में क्यों उड़ाएं? यहाँ पे जो भिंगरी मिलती है वो भिंगरी पियेंगे। तो भिंगरी के दुकान में गया दोस्तों, और वहाँ भिंगरी पीते पीते कब मैं आउट हो गया, और कब मेरी बैग चोरी हो गई, कब मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मुझे पता है। जब रात में उठा वहाँ पे, तो देखता हूँ कि मेरी एक बैग थी जो मैंने पांठेले में रखी थी, वो वैसे ही सैलामत थी, जिसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद में मुझे, मेरे पास में टिकट के पैसे भी नहीं बचे थे। भगवान की कृपा से एक अंकल के साथ में वर्रा तक आया, और वर्रा में उतर गया। उसके बाद में एक ट्रैवल्स को हाथ दिखाया, वो ट्रैवल्स वाले ने बैठा है, और लेकिन जब टिकट पूछा तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने मुझे नीचे उतार दिया। अब वो वर्रा से 4-5 किलोमीटर दूर एक टू व्हीलर वाला आया रात में। बोले, बोला कि कहाँ जा रहा भाई? मैं बोला चंद्रपुर जाना है भैया। उसने मुझे चंद्रपुर तक छोड़ दिया, और मैं जिस रूम में रहता था, उसी रूम के बाजू में मेरा दोस्त रहता था, उसके रूम पे गया। लेकिन उस दुर्भाग्यवश उसका दरवाजा भी लॉक था उस दिन। उसी मंदिर में आया जहाँ पे मैं सोता था, मंदिर में रात गुजारी। और दूसरे दिन वो दोस्त को, एक भाई के मोबाइल से फोन किया, और उसको बुलाया, और उसके शॉप में काम करने लग गया। लेकिन मेरा शराब पीना कम नहीं हो रहा था, तो उसने भी मुझे शॉप से निकाल दिया। फिर से मैं वनी में आया। मैं बोला अभी करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि घर में जाने का मुझे कोई चांस ही नहीं था। घर वाले मुझे बोल दिया था कि तू हमारे लिए मर चुका है, तू अभी कुछ भी कर, तेरी बीवी बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अकेला है, तुझे जो भी करना है कर। फिर आया, फिर वो रिहैब सेंटर में गया, तब रिहैब सेंटर का एक रूम बन गया था। और उस सर के साथ में मैं वहाँ काम करने लग गया, उनकी हेल्प करने लग गया। और धीरे धीरे मेरे दिन बढ़ते गए, फिर मैं वहां से भाग गया। कम से कम 4 बार मैं वहां से भागा, और 5वीं बार जब गया, उसके बाद में दोस्तों, मेरे वहाँ पे रियाद के एक खेत के बाजू में वहाँ पे एक तालाब का काम शुरू हो गया। और मुझे वहाँ पे एक लेबर का काम मिला, गड्ढे खोदना था वहाँ पे। तो हमने 10 दिन में वो काम खत्म कर लिया। और उन्होंने बोला कि, वो नागपुर के सर थे, उन्होंने बोले कि अनंत तू यहाँ पे काम करेगा क्या? बोला हाँ, क्यों नहीं सर, आप मुझे अगर रखोगे तो मैं जरूर करूंगा। तो मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने ऐसे ही, और मुझे सिक्योरिटी की जॉब मिल गई वहाँ पे। 4,000 में मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी वहाँ पे करने लग गया। और उसी समय मेरे पास में जियो का मोबाइल था, और एक दोस्त, रियाद से निकला हुआ दोस्त, मेरे पास में आया कि अनंत भाई, बोले अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग शुरू है। तो उसके पास एंड्रॉइड था, मेरे जियो के मोबाइल से मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे बात करते हैं। उसके मोबाइल से हम 2-3 लोग, मेरे खेत में जहाँ पे मैं काम करता था तालाब पे, वहाँ पे मीटिंग करने लग गए। और धीरे धीरे समझ में बहुत ही अच्छा खुद को लगने लगा कि यार, सही में अगर ये भाई सुधर सकते, शराब से दूर हो सकते, तो मैं क्यों नहीं। मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई। और धीरे धीरे दोस्तों, मैं मीटिंग की में मुझ में जो अट्रैक्शन था काफी हद तक बढ़ गया। और मैं ऑल टाइमर के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा था, उनसे बहुत सारी बातें करता था। और दिन भर मेरा फोन बिजी रहता था, उनसे बात करना, इनसे बात करना, उनसे पूछना, इनसे पूछना। और ये बहुत मेरा जो मनोबल बढ़ाते थे भाई लोग, इसके वजह से मुझे अच्छा लगने लगा। और मुझे मेरे परिवार की कभी कमी महसूस नहीं हुई। गिल्ट तो बहुत थी मन में कि आज शराब से दूर हो गया। फिर ऑफलाइन शुरू हो गई, 1 साल का टोकन लिया, तब मैं अकेला था, मेरी वाइफ नहीं आई थी। कोर्ट में जाता था, उससे मिलता था, बच्ची की मिलने की कभी आशा लगाया जाता था, नहीं आती थी, निराश होकर वापस आता था। कोर्ट में मैं पैसे भरता था, 2,000 3,000 जैसी मेरी औकात थी। बाद में मैं डे नाइट काम करने लगा, मेरा 8,000 पेमेंट हो गया, फिर बाद में 12 हो गया, बाद में 15,000 हो गया। फिर मुझे साइड इंचार्ज बनाया गया, फिर मुझे कंपनी ने गाड़ी लेने के लिए बोला, फिर मुझे कंपनी ने 30,000 रुपये मुझे लोन दिया कंपनी। मैंने गाड़ी भी ली, मोबाइल भी लिया, कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरी जो बीबी से तू मैं होती थी फोन पे,
तो उसी चक्कर में 14 महीने में मेरे हाथ में शराब आते आते बच गई। तब मैंने अगर ओल्ड टाइमर को फोन नहीं किया होता तो शायद मैं आज पता नहीं वापसी कर पाता कि नहीं पाता। उसके बाद में 17 महीने में भी वैसे ही हो गया। 17 महीने में मैं अपनी बीबी को बदलने की कोशिश कर रहा था। इसको उसको फोन नंबर देके, एलान मेंबर को फोन नंबर देके उसके दिल में कुछ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाया। आप भाइयों ने मुझे इतना ही बताया कि ईश्वर के फैसले से तू खुश रहे अनंता। वो तुझे वो सब कुछ नहीं देगा जो तुझे अच्छा लगता है। ईश्वर वो तुझे देगा जो तेरे लिए अच्छा है। तो दोस्तों वो बात मेरे कहीं तो भी दिमाग में बैठ गई और मैंने ठान लिया कि आज के बाद में मैं फैमिली के लिए कभी नहीं रहूंगा और खुद के लिए जीऊंगा। मेरा 20 महीना हो गया, उसके बाद में मेरी कोर्ट में केस शुरू हुई थी और एक चमत्कार हो गया दोस्तों। और वो चमत्कार जनवरी महीने में हुआ, 2023 में, हाँ 22 में सॉरी। और जब मैं कोर्ट गया तो मेरे ससुर जी ने मुझे बोला कि हम आपको एक चांस देना चाहते हैं। मुझे मेरे आंसू रोक रोक नहीं पा रहा था मैं कि ये कैसे क्या चमत्कार। खाना करते करते गया और कब मुझे नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद में वाइफ से बात हो गई, बच्ची भी थी। वाइफ ने भी बोला कि बच्ची भी बड़ी है, अभी हम लोग तुमको तो बीवी मिल जाएंगी, मेरे को पति मिल जाएगा, लेकिन वो बच्ची को बात नहीं। तो ये समझदारी की बात उसने की तो मुझे भी अच्छा लगा। उस दिन बहुत खुशी खुशी बात हुई। और वो भी कुछ महीने के बाद मेरे तालाब पे आए, उन्होंने देखा। मेरी सासू माँ भी आई थी, मेरी बीवी भी आई थी, साली भी आई थी। अपने कार से वो आए थे और मुझे देखा कि जावे तुम इस झोपड़ी में रहते हो, यहाँ पे कैसे क्या रहते हो, कैसा तुमने इतने साल गुजारे यहाँ पे, ऐसा वैसा। मुझे बोलने लगे, नहीं बोला मेरे साथ में भगवान है आज, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, बस चल रहा है चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने मुझे बोला था कि जब तक तुम रूम नहीं करोगे, तुम्हारा एड्रेस नहीं होगा तो तुम हम इनको नहीं भेजेंगे। तो 2 महीने के बाद में दोस्तों रूम वगैरह करके फिर मेरी वाइफ वापस आ गई। और उसको नहीं मालूम था अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिज्म डिसीज क्या है, उसको कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन के थ्रू मैं रोज ऑनलाइन मीटिंग करता था, वो मेरे साथ सुनती थी। तो उसको मैं फिजिकल मीटिंग में साथ में लेके जाता था, उसको समझ में आया। आज वही बीवी है, वही बच्चे है दोस्तों, आज एक फ्रेंड्स की तरह मेरे साथ रहती है। और मुझे यहाँ पे बताया गया था कि शराब तेरी प्रॉब्लम नहीं है, शराब तो एक सिम्टम है। लेकिन तेरे अंदर का जब तक तू जो डिफेक्ट्स है तेरे अंदर में, जब तक तू उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक तेरे लिए ये जीवन में कभी भी तू हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ नहीं जी सकता। दोस्तों उसी तरह से मैंने फिर स्पॉन्सर ले लिया, स्पॉन्सर से बातें करने लग गया। और स्टेप पे जब जैसे मैंने काम शुरू किया तो फिर जब मुझे समझ में आ गया कि असली में मेरी जड़ क्या थी। स्वार्थ और आत्म केंद्रित पांच जो मेरे बिग बुक में मैं जो रोज पढ़ता हूँ, यही मेरी जड़ थी। जो मेरी लालच थी, जो मेरी वासना थी, जो मेरी बेईमानी थी, ये कहीं भी की जड़ बन गई थी। और आज धीरे धीरे दोस्तों कहीं भी आप भाइयों के साथ में रहता हूँ, आप भाइयों को सुनता हूँ, आज कहीं भी आज मेरे पास उतने ज्यादा पैसे भी नहीं। आज फाइनेंशियली मैं बहुत बहुत ही वीक हूँ, क्योंकि जो दुकान मैंने पार्टनरशिप में लगाया था वो कहीं तो भी आज पार्टनरशिप भी हमने नहीं रखी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि पैसे के पीछे भागने से मैं फिर से कहीं ना कहीं मेरा अहंकार जागरूक होगा, जिस तरह से मैंने अपने मेडिकल स्टोर के समय मैंने किया था। आज वही वही भांजे की शॉप में मैं आज फार्मेसी शुरू है आज। और और धीरे धीरे दोस्तों आज आज मेरे पैर की दिक्कत है, ऑपरेशन बता के है। लेकिन कहीं तो भी आज जो कुछ मुझ में खुद में बदलाव करना चाहिए वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे चीजें नहीं खानी है, जो चीजें मुझे नहीं करनी वो नहीं करता। और स्ट्रिक्टली एक लाइफ की तरफ जीने का जो मुझे एक जो आनंद मिल रहा है दोस्तों, ये इसी सिर्फ स्टेप्स की वजह से मिल रहा है। सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन आवर सोब्राइटी जो मुझे कहा गया था, तो यही एक आज शक्ति है दोस्तों। और एंटायर फेलोशिप का मैं बहुत बड़ा आभारी और खुद को बहुत ही भाग्यवान और एक नसीब वाला समझता हूँ कि मुझे इस संगत में भगवान ने मुझे लाके बिठाया। क्योंकि अगर ये संगत नहीं होती तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता। और मुझे लगता है कभी कभी कि अच्छा होगा मैंने शराब पी ली, कम से कम मुझे अपने आप को झांकने का मौका तो मिला कि मैं कैसा हूँ। कितने गंदे विचार मेरे अंदर भरे हैं, कितने सारे विकृत विचार थे, कितना सारा गंदा इंसान था मैं। आज कई तो भी दोस्तों सोचने के ऊपर मजबूर हो गया। और उसके ऊपर आज भी एक एक दिन इनकी दिन के हिसाब से जब मैं काम करता हूँ, आज मैं कितना बड़ा हूँ कितना छोटा हूँ, कोई भी काम को कर लेता हूँ। आज मेरी बीवी मुझे बापू बोलती है, तू चिंता मत कर बापू, आज सब कुछ अच्छा होगा। मेरे हाथ कंधे पे हाथ दिए होती है, तुम अच्छे हो। आज वो हमारे वो दिन वापस आ गए, पैसा क्या है बोला आज एक।
लेकिन तुम अच्छे हो आज, घर में जो खुशहाली है, आज यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीवन जीने की आशा है दोस्तों। क्योंकि अगर ये आशा नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ चले गया होता, मेरी वाइफ आती नहीं आती मुझे नहीं पता। लेकिन आज एक जो खुशहाल जिंदगी उसके साथ में जी रहा हूँ। जिस भी भाई को मुझे मैसेज करने की जरूरत पड़ती है, जो भी भाई मेरे तरफ आता है या मैं उनकी तरफ जाता हूँ, तो पूरी निष्ठा के साथ में, वो भी कोई भी छुपा दर्द में कोई मकसद नहीं लेते हुए उनको पूरी तरह से मदद करता हूँ। और यही करने की वजह से तो आज उनको कितना फायदा हो रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा। मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस बेवड़े की कहीं पर भी इज्जत नहीं थी, आज कहीं तो भी लोग भी आज दोस्तों मेरे जीवन जीने का सहारा है। और बहुत ही एक दर्दनाक जो अनुभव मेरे साथ में हुआ है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाइयों के साथ में ऐसा हो, क्योंकि किसी को सोबर करने वाला तो मैं नहीं हूँ दोस्तों। लेकिन मेरे अनुभव के माध्यम से अगर किसी भाई को अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर फायदा होता है तो मैं जरूर, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर शेयर करता हूँ। तो लिसन टू लर्न के माध्यम से जो कुछ भी मैंने सीखा है, और मुझे मरते दम तक सीखना है, क्योंकि ये बीमारी नादुरुस्त है दोस्तों। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक मुझे बताया गया है। और मुझे सारे जिंदगी मरते दम तक यही करना है। और मुझे रोज के रोज मेरी इंडिविजुअलिटी लेनी है, रोज के रोज स्टेप के ऊपर काम करना है। अपने जो लोग मोह माया जो मेरे अंदर में जो भरी थी, खचाखच भरी थी, आज भी कई कई दोस्तों जगह पर मेरा स्वार्थ उछल के आता है, कई जगह पर मेरा ईगो भी आता है, कई जगह पर मेरी लस्ट भी उछल मारती है। लेकिन आज कहीं तो भी, आज इस प्रोग्राम से जुड़े होने की वजह से, स्पॉन्सर की मदद की वजह से, आज वो सारे जो दुर्गुण है उसको कोई तो भी एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और मुझे बताया गया कि जब तक तू प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, जब तक तू संपूर्ण स्वीकार, संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण रूप से अपने आप में बदलाव नहीं करेगा, तब तक ये तेरे लिए प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। आज मैं 3 साल मैंने पूरे किए, ये मेरे लिए आज कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन हाउ लॉन्ग आई एम सोबर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। लेकिन ये 3 साल में मैंने जितने भी अपने अनुभव थे, जितना जो कुछ भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आज भी करता हूँ, और मुझे करना ही करना है। इट मस्ट हैव टू, आई हैव टू डू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। यही आज सीखता हूँ दोस्तों। आज जो हमारे ओल्ड टाइमर है, जिन्होंने इस अल्कोहलिक ने मुझको जिता रखा, आज हमारे इस मीटिंग में जो 40-40 साल, 20-20 साल तक जो सुबर मेंबर है, उन्हीं की एक देन है दोस्तों कि अल्कोहलिक ने मुझको जिंदा रखा। और मेरे जैसे बेवड़े को यहाँ पे आने के बाद जो सुंदर विचार मिले हैं, सुंदर एक फेलोशिप मिली है जीवन जीने का नया मार्ग। ईश्वर का, आप सभी भाइयों का, डॉक्टर बाब और बिल्डू बबलू का, जितना भी मैं आभार मानना चाहूँ उतना मेरे लिए कम है। मेरे पास में आज शब्द नहीं दोस्तों। इतनी सारी खुशी आप मुझे ईश्वर ने दी है, आज कुछ मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी दिन निकल जाने वाले हैं अगर मैं अपने रास्ते से भटक गया तो। और इसका मुझे हमेशा ध्यान रखना है, और मुझे अपने आप को हमेशा सतर्क रखना है, काम करते रहना है, मीटिंग में आते रहना है। और बस यही करता हूँ दोस्तों, और इसलिए बोल सकता हूँ कि आज शराब नहीं पिया हूँ, अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाइयों ने शांति से सुना, और पायनर ग्रुप ने और विजय भैया ने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे से बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो, किसी को ठेस पहुंची हो दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ। और मेरा यही शेयरिंग समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।